कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज के ऊपर। और आज हम 2014 का जो दिसंबर में पेपर आया था वो करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और डिसलाइक दोनों में से एक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी अपना आइडिया हो कि मैं आपको किस लेवल तक करा रहा हूँ। और जो आप चैनल पे अगर आप नए हैं दोस्तों तो आप सब्सक्राइब करना ज़रूर। और ये क्वेश्चन आया फर्स्ट जो 2014 के अंदर पेपर आया है, इसके अंदर 50 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो हड़प्पा युगीन जो स्थल इसमें से नहीं है वो है जखेड़ा। ये क्या है, लोह युगीन स्थल है। इसमें पादरी, बिराना और कुंतासी जो है ये हड़प्पा के स्थल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से। और इसका जो तिथि काल जो दिया गया है 2300 से 1785 से पूर्व तक दिया गया है। जखेड़ा ये उत्तर भारत का लोह युगीन स्थल है। चित्तर, अंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी ये भी ये लोह युगीन स्थल है। तो दोस्तों आपको मैप में सबसे पहले क्या काम करना है, सारे ही स्थल आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा के कौन कौन से स्थल है और उनकी अवस्थिति, यानी ये कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। स्टेट वगैरह भी आपको याद होना चाहिए। जनरल विल जो सिद्धांत है इसका प्रवर्तक कौन था, ये रूसो था। और रूसो के बारे में दिया गया है कि फ्रांस का दार्शनिक था और इसने क्रांति में योगदान दिया था। और इसके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक थी और जनरल बिल का यह संपादक यानी कि प्रतिपादन इसने किया था। किस दार्शनिक ने यह कहा था कि पवित्र साम्राज्य जो रोमन साम्राज्य है उसके बारे में कहा था कि यह ना तो पवित्र है ना ही यह रोमन साम्राज्य है। तो यह वोल्टेयर ने इसके बारे में कथन किया था। तो उनकी मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक है यानी कि कानून की आत्मा इसने लिखी है। और इनका क्या करना है, वेद और उनके ब्राह्मण जो मैचिंग में यानी कि सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय के साथ कोशितकी भी इसका है। सामवेद का तैत्तरीय नहीं है, ये यहाँ गलत दिया गया है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण जो अथर्ववेद है इसका गोपत ब्राह्मण अकेला ब्राह्मण है इसका। तो चीज़ें आपको सारी ही पढ़नी है दोस्तों, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर के अंदर। ये आप यहाँ इसके बारे में पढ़ सकते हो कौन सा किसका है। सामवेद का पंचविश है, जैमिनी ब्राह्मण है, यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तरीय ब्राह्मण है इसका, अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो सारी डिटेल पोज करके। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था, तो अश्वपति कैकेयी का था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन मैचिंग में। कैकेयी के अश्वपति, पांचाल के प्राण जैवली, जो ये 4 राजा हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, यहाँ थोड़ी बहुत जो डिटेल दी गई है। और इन राज्यों को आपस में मिलाना था। और इनकी राजधानी ये 16 महाजनपदों में से दिए गए हैं। मत्स्य की विराटनगर है, वत्स की कौशाम्बी है, कौशाम्बी के वत्स, वज्जी की वैशाली है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है। तो ये यहाँ पे आप इनको मैच कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है, तो ये जैन धर्म की यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका इसके विनाश में बताई जाती है। क्योंकि जैन वंश का ही चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी ये जैन वंश को मानता था, जैन धर्म को मानता था। और सलेखनापति द्वारा इसने अपने प्राण त्याग दिए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। और मौर्य वंश का राजकीय जो धर्म था बौद्ध धर्म था, ये अशोक के टाइम से हो जाता है। और जबकि नंद वंश के शासकों ने हिंदू धर्म को घोषित किया हुआ था। तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपनी देह त्याग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिण में भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था, तो ये स्वर्णगिरी था। स्वर्णगिरी जो था इसके दक्षिण के कोई एक प्रांत था, वहाँ पे उसका ये मेन राजधानी थी। पूर्व भाग की तोसली थी, तो पूर्व भाग की बात करें तो ये तोसली थी। पश्चिम भाग की बात करते तो उसकी उज्जैनी थी। और समापा जो थी ये एक अलग से प्रांत इन्होंने यहाँ पे था ये। और उत्तरी भारत की जो तक्षशिला थी, आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाहपत्तियों में से किस एक में वधु शुल्क देने का नियम था, तो ये वधु शुल्क असुर विवाह में दिया जाता था, यानी कि एक हिसाब से इसको खरीदना। जैसे कि आजकल भी ऐसा चल रहा है, कोई लोग ऐसा विवाह करते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो, किस विवाह में क्या किया जाता था। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सेकंड टाइम रिपीट है, लास्ट एग्जाम में भी यही आए हैं। पद्रपत्तू कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है, तो यह चेर राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया है। और पांड्या वंश का जो इसमें दिया गया है कि पांड्या वंश का जो प्रथम शासक नेडियोन था, जिसकी राजधानी मदुरै थी और मछली इनका चिन्ह था। तो आप इसके बारे में डिटेल थोड़ी पढ़ सकते हो। कायाब्रोहण जिसने लंकुलीस पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लंकुलीस का निवास स्थान माना जाता है।
निम्न में से कहाँ स्थित है? तो लंकुलिस का जो निवास स्थान यानी कि जहाँ के ये जन्म स्थान है, कायावरोहण पड़ता है ये गुजरात के अंदर। तो इनकी डिटेल आप थोड़ी बहुत जो दी गई है यहाँ पे आप इसको देख सकते हो पोज करके। और इस संप्रदाय के लोग पछार्थी कहलाते थे, इसके बारे में भी बताया गया है। राजवंश और उनके संस्थापक दिए गए हैं। सातवाहन का हमें पता है कि सिमुख था, और वाकाटक का था विंध्य शक्ति, पूर्वी गंग का था इंद्रवर्मन प्रथम, गुप्त वंश का था श्रीगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजधिराज ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट हो सकता है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इनकी लास्ट टाइम पे क्या पूछा गया था, लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम आया है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियाँ पूछी गई थी, तो यहाँ डायरेक्ट दी गई है कि उनकी देवराज और देवगुप्त थी, दोनों ही यहाँ ऑप्शन के अंदर आई हुई थी। और विक्रमादित्य और परम भागवत भी इनकी उपाधियाँ हैं। फाइयान इनके काल में भारत आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपको मैटर कहीं भी नहीं मिलेगा। 6ठी सदी के खगोलज्ञ जो वारमहीर थे देश के किस भाग से संबंधित थे? तो ये थे पश्चिमी मालवा से संबंध रखते थे वारमहीर। और इसकी इनके बारे में बताया गया है कि ये 16 महाजनपदों यानी कि ये आप थोड़ी बहुत डिटेल जो दी गई है ये आप पढ़ सकते हो इनके बारे में। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि ज़्यादा टाइम ना लगेगा इस चीज़ के अंदर। पुलकेशन का जो एल्होल अभिलेख है जो रवि कीर्ति ने लिखा है, तो इसके बारे में इन्होंने जो खुद ये रवि कीर्ति थे इन्होंने अपने आप को किन लेखकों के बराबर माना है? तो भारवी और कालिदास के इन्होंने बराबर माना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिए, 2019 के जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके अंदर एनटीए ने इसका जो आंसर दोबारा दिया है, ये यूजीसी ने लिया था एग्ज़ाम जब सीबीएसई शायद इसको लेती थी, तो उसने इसका आंसर 2 और 4 यानी कि बी दिया है। लेकिन अब एनटीए ने सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो दिया था, यही ऑप्शन दिए गए थे, तो उसने भास और कालिदास को माना है इसका आंसर। आप ये भी याद रखिए। अब आप ही इसका आंसर देखना कि कौन सा इसका आप आंसर लगाते हो। और इसकी भाषा जो है संस्कृत है, और पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख है, कालिदास और भारवी मेन है वैसे इसका, लेकिन एनटीए ने गलत आंसर दिया था। तो जो 2 वक्तव्य दिए गए हैं इनको देखना है। विंध्य के दक्षिण में राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसने उत्तर भारत के पूर्वकालीन इतिहास में प्रभावशाली भूमिका निभाई हो। तो यहाँ हमें चीज़ें देखनी होती है कि सही है या गलत है, तो ये दी गई है सही। मध्य भारत के कलचुरियों ने जिनका राष्ट्रकूटों से संबंध था उनकी सक्रिय रूप से सहायता की, तो ये यहाँ गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। इसके बारे में आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हो, जो डिटेल आप पोज करके इसको पढ़िए। इनका कालानुक्रम में इनको लगाना है, कौन सा किस टाइम पे आया है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम डिट्टो क्वेश्चन लास्ट एग्ज़ाम में अभी आया था हमारे पास। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो वीर राजेंद्र इनमें सबसे पहले आएगा, क्योंकि वीर राजेंद्र का जो टाइम पीरियड है वह दिया गया है 1064 से 1070 तक, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पे आएंगे। उसके बाद आएंगे विक्रम चोल, इनका टाइम पीरियड जो है 1122 से 1135 दिया गया है। और राजराज का जो टाइम पीरियड आएगा 1150 से 1163। तो राजराज सेकंड यहाँ पे सेकंड पे शायद आएंगे इस हिसाब से। कुलतोंग विक्रम चोल थर्ड पे आएंगे इनके टाइम के हिसाब से, जो कुलतोंग थर्ड जो है फोर्थ पे आएंगे। और इनका टाइम पीरियड है कुलतोंग थर्ड का 1182 से लेके 1216 तक, ये अंतिम राजा हुए हैं, यहाँ पे याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी विभक्त के रूप में ज्ञात है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सेम क्वेश्चन 2 बार आया है ये क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने प्रीवियस ईयर किए हुए हैं तो आप देखोगे कि ये 2 बार आया हुआ है। तो कन्नौज का हर्ष भी शिव के भगत थे। ये जो हर्ष था ये सूर्य को भी मानता था, बुद्ध को भी मानता था। बंगाल का विजय सेन भी ये शिव भक्त था, और गोविंद चंद्र गढ़वाल भी शिव भक्त था, और भोज परमार भी शिव भक्त था। तो ये इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हो। 4 इसका राइट आंसर दिया गया है। और तुरुस्कदर जो तुरुस्कदर कंड है, जो ये तुरुस्क दंड कर जो है ये गढ़वालों ने लगाया था, ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस डिटेल्स के अंदर भी मिल जाते हैं, जो कई बार पेपर में डायरेक्ट आ जाएंगे। कंबोडिया का जो भव्यतम स्मारक अंगोर काट है जो मंदिर किसे समर्पित था? तो ये विष्णु को समर्पित था।
और ये खमेर स्थापत्य का प्राचीनतम रूप दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर खमेर स्थापत्य और विष्णु को समर्पित ये मंदिर था। और ये बुक्स हैं, इनको मैच करना था कौन सी सही में समझ नहीं है। तबकात अकबर निज़ामुद्दीन अहमद किया, शाहजहानामा इनायत खान ने किया। बहरिस्तान गैबी जो है इनकी नहीं है, मिर्ज़ा नाथन की बुक है ये। मिर्ज़ा हैदर जो दोगलात है इनकी तारीख़ रसीदी है। ये बाबर के मौसी का लड़का कुछ ऐसा था। नुस्खा ए दिल खुशा जो है भीमसेन की है, जिसके अंदर साउथ का वर्णन नहीं, दक्षिण भारत का वर्णन है। तो इसकी ये बुक्स आई हुई हैं, इनको मैच करना है कि कौन सी बुक किसकी है। तो इरफान हबीब की बुक इसमें से है मेडिवल टेक्नोलॉजी वाली, तो ये 4 इनकी है। जोसेफ नीथम जो नीथम है इनकी बुक है साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना। और इक़्तिदार जो आलम खान है इनकी है गन पाउडर एंड फायर आर्म्स वायरफेयर एंड मेडिवल इंडिया। तो जीन डिलोस की है फर्स्ट वाली, यानी कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड हॉस्टल्स, आप ये पढ़ सकते हो। मध्यकालीन चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सही हमें देखना है। तो मध्यकाल के कला की प्रारंभिक अवस्था जो एलोरा में अजंता के अवशेषों के साथ मिलती हुई है की विशेषताएं हैं पैनी रेखाएं, पैने कोण, रंगीन मॉडलिंग का भाव तथा रंग बिरंगी सजावट की तरफ झुकाव। तो ये सही दिया गया है, बाकी यहाँ गलत दिए गए हैं इनके बारे में। दिल्ली सुल्तानों के उत्तराधिकारी यानी गुलाम सुल्तानों का हमें कालानुक्रम लगाना है। तो यहाँ आंसर आप देख सकते हो सी इसका राइट आंसर है। रुकनुद्दीन के साथ बाद बनता है बहरम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद बनता है 1246 के अंदर, जो ये होता है बलबन का दामाद। और बलबन को ये नियुक्त करता है ऊंचे पद पर, और बलबन ही यहाँ पे इसका शासन देखता है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ये इनके टाइम पीरियड दिए गए हैं। अतंगा यानी कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऊपर रह गया है क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में राजसी विभाग का जो खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था, उसको बोलते थे बरीद मुमालिक। तो 20 का राइट आंसर है। इसके बारे में दिया गया है कि यह एक गुप्तचर विभाग था। विजयनगर साम्राज्य की न्यायांकर व्यवस्था है निम्न में से किस पर आधारित थी, तो यह आधारित थी सल्तनत कालीन इक्ता के व्यवस्था के आधार, यानी कि इसके अनुसार न्यायांकर व्यवस्था इक्ता के जैसी थी। तो ये आपको याद रखना है, विजयनगर के अंदर न्यायांकर व्यवस्था। और ये क्या है, विजयनगर साम्राज्य के जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले में जो भूमि प्रदान की जाती थी उन्हें अमरम कहते थे, और अमरम को प्राप्त करने वाला अमरम नायक कहलाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, न्यायांकर व्यवस्था एकता के बराबर थी। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, और अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन पर शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख़ फरिश्ता के अंदर ये कोटेशन देता है। तो ये खिजर खान के बारे में जिक्र कर रहा है, 1414 के अंदर जो शासक बनता है सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को चार दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए। तो ये बात करता है अमीर खुसरो और ईसामी, दोनों सेम से टाइम पीरियड के अंदर हुए हैं। अतंगा खान के मकबरे जिसके उसके पुत्र मिर्ज़ा अजीज़ कोका ने, अतंगा खान का पुत्र था मिर्ज़ा अजीज़ कोका, जिसने बनवाया था 1566-67 में इसको बनवाया था। संबद्ध वास्तुविद और सुलेखकार यानी कि खुशनवीस के युगम को चिन्हित करना है। तो ये था उस्ताद खुदा कुली और बाकी मोहम्मद, इन्होंने इसके मकबरे को बनवाया था। ये क्वेश्चन भी मैचिंग में आया है एक बार और, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बार और आया है, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, यहाँ दी गई है। ताजमहल का उस्ताद दिया गया है यहाँ अहमद लाहौरी, और इनको मैचिंग करना है सूची 1 सूची 2 को। तो बितकिची जो होता है सैन्य लिपिकार और सचिव को बोलते हैं, और मीर जो अदल होता है वह होता है मुख्य न्यायाधीश। उलूस कबीले को बोलते हैं, वाक्यान्वीस बोलता है दरबारी इतिहासकार। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह दावा किया था कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखांकन किया है और किसने उसमें रंग भरा है। यह जहांगीर है दोस्तों, क्योंकि यही पारखी था चित्रकला का। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमें देखना है सुमेलित जो नहीं है।
मासिर आलमगीरी जो है साकी मुस्तिद खान की, कई बार ये बुक्स इनका जिक्र हुआ है, कई पेपरों के अंदर ये बुक्स आई हैं। मासिर उल उमरा जो बुक है इसके लेखक हैं शहनवाज खान, ये यहाँ गलत दी गई है और बी ही इसका आंसर है। मुंतक तारिक के लेखक है बदायूनी। और अखबार उल अखियार के लेखक हैं अब्दुल हक, बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो। जो मासिर उल उमरा के लेखक शहनवाज खान है, तीन भागों में लिखित इस ग्रंथ में बाबर से लेकर औरंगजेब तक के काल के मुगलों सामंतों का वर्णन, राजपूत मुगल सामंतों का चित्रण हेतु भी यह ग्रंथ उपयोगी है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दी गई है इसके बारे में। मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से थी तो एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था, यानी कि एक वर्ष में 2 फसलें बोई जाती थी, यह अर्थव्यवस्था थी उस टाइम के अंदर भारत की। तो राजस्व की जो भू राजस्व की दर थी 1/3 थी और भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पोलज, प्रति, चाचर, बंजर। पोलज में 2 फसलें बोई जाती थी, प्रति में एक तो साल बाद खेती की जाती थी, चाचर में 3-4 साल बाद खेती होती थी, बंजर को खाली रखा जाता था, यानी कि बंजर पे खेती नहीं होती थी। खिल्लत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी, वह एक वस्त्र था, वस्त्र को बोलते थे खिल्लत, और सिल्क का यह बना होता था और ढीला ढाला से बनाया जाता था। और ये था कि खिल्लत आम जनता की पहुंच से बहुत दूर था, क्योंकि यह अमीरों को ही दी जाती थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में है। अगर ये रिपीट होता है क्वेश्चन इस टाइप से तो आप इसको कर सकते हो इस डिटेल से भी पढ़ के। मराठों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो सही जो है वो हम देखते हैं। शिवाजी ने जुन्नार और अहमदनगर परगनों की देशमुखी की मांग की। इसके संबंध में शाहजादा मुराद ने जो दक्कन का गवर्नर था सम्राट के समक्ष मुस्तिद होने की कोशिश करने और सुनिश्चित करने का वायदा किया, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और 1644 के फरमान में कहा गया है कि शाहजी को कोंढाने में उनके प्रतिनिधि दादा कोंडदेव की विद्रोही गतिविधियों के कारण दरबार से हटा दिया गया था, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। मवाली पैदल सैनिक दक्कन से शहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग बन गए, तो ये यहाँ गलत दिया गया है। मवाली मराठा सेना के अंदर थे। शिवाजी ने 1656 में मराठा प्रमुख चंद्रराव मौर्य से जावली जीत लिया था, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। 1656 की बात यहाँ पे कही गई है। तो 35 देखिए, उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोपवासियों के संबंध जो थे पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित थे, तो ये सही दिया गया है। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उसके परिवार और धर्मगुरु और चिकित्सक और कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों का आगमन हुआ, ये हमें पता है कि दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अगर हम यहाँ क्योंकि लगा के देखते हैं तो इसका 20 का राइट आंसर है। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। मध्यकालीन भारत में व्यापार के लिए आए कई बार आता है, यह स्टेट के अंदर भी आया हुआ है और कई एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है। यूरोपियन जो देश आए थे, फैक्ट्रियाँ वगैरह जो उनकी लगी थी, उसका कालानुक्रम हमें लगाना है कि कौन सा देश पहले आया। तो यहाँ पे पुर्तगाली पहले आएंगे, फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज़, फ्रांसीसी लास्ट में आएंगे, तो इनकी डेट यहाँ दी गई है। प्रमुख शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार प्रमुख शक्ति के रूप में करती है, तो यह किसके संबंध में थी, तो यह राजा रजवाड़ों के संबंध में थी। और ये इसमें देखिए 1947 में जो ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ था, यानी कि ब्रिटिश ने भारत का जो विभाजन कर दिया था, केवल सिक्किम को छोड़कर भारत एवं पाकिस्तान में किसी एक में विलय होने का निर्णय किया। तो आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो। एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट था 1860 का, ने लड़कियों के विवाह की आयु क्या निर्धारित की थी, तो इसने की थी 10 वर्ष। आप इसके जो दिए गए हैं ये पढ़ सकते हो डिटेल। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो ये टीपू सुल्तान था। उन राज्यों को क्रमानुसार कीजिए जिनका विलय डलहौजी की लैप्स के अधीन हुआ था, तो इनको हमें क्या करना है, उसके हिसाब से लगाना। 17 हुआ था 1848 के अंदर, तो झांसी हुआ था 1853 के अंदर, और उदयपुर हुआ था 52 के अंदर, और संबलपुर हुआ था 1849 के अंदर। 17 फर्स्ट पे आएगा और जो झांसी आएगा वो आएगा 3rd पे, नागपुर आएगा 4th पे,
उदयपुर आएगा फोर्थ पे और संबलपुर आएगा ये सेकंड पे। इसके हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हो। पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाले एक ब्रिटिश कंपनी को गारंटी जो लाभ का आश्वासन था वो 5% लाभ दिया जाना था। जो अंग्रेज़ों ने यानी कि जो इंग्लैंड के निवासी यूरोप वगैरह के थे तो उन्होंने यहाँ पे धन लगाया था भारत के अंदर और 5% लाभ की गारंटी अंग्रेज़ों ने इनको दी थी। रेलवे और ये जो भी रबड़ या कॉफ़ी के बागान थे इनके ऊपर ये दिया जाना था। ज़्यादातर ये जो इन्होंने पैसा लगाया वो रेलवे के अंदर लगाया था। ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? तो ग्रामसी युद्ध से इसकी तुलना करते हैं अनिल सिल ने की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इनकी जो बुक है वो है इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये और इसकी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हो। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक कौन है? तो ये है अनिल सिल। कांग्रेस ने 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, CR दास, अजमल खान और मोतीलाल नेहरू, ये तीनों इसके अंदर थे। तो ये रेशमी रुमाल षड्यंत्र का जो संगठन किया था वो किसने किया था? ये थे उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला, ये दोनों इससे संबंध रखते थे। 1913 से 1920 के बीच में क्या था? देवबंदी आंदोलन भी इन्होंने चलाया गया था जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश सत्ता को आज़ाद करना था। कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास किया था कराची सेशन 1931 के अंदर, जहां पे गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने भगत सिंह का बचाव नहीं किया था, ऐसा तर्क दिया गया था। तो ये यहाँ पे दिया गया। ये 46वां अधिवेशन था, ये भी आपको याद रखना है। पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव भी आप याद रखिए कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति जो बनी थी 1931 के अंदर कांग्रेस ने वहाँ पे प्रस्ताव रखा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि 1925 के अंदर जो हसरत मोहनी थे उन्होंने भी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था लेकिन जो पास नहीं हो सका था। इन घटनाओं पर विचार करना है और इनको काल क्रम में लगाना है। जो कैबिनेट यानी कि साइमन कमीशन जो आया था 1927-28 के अंदर आया था, ये पहले आएगा। साइमन जो कमीशन ये फर्स्ट पे आना है क्योंकि ये 27-28 में आया था। जो बॉम्बे प्लान हुआ था 1945 के अंदर हुआ था और ये बॉम्बे प्लान ये था टाटा वगैरह जो जितने भी ये मेन उद्योगपति थे ये सारे इसके अंदर थे। माउंट बेटन योजना 1947 में हुई थी जो विभाजन हुआ था हमारा इंडिया का। और कैबिनेट मिशन ये हुआ था 1946 के अंदर, ये फोर्थ पे आएगा। तो आप इसके आंसर देख सकते हो। उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में क्या सही नहीं है? जो उत्तर आधुनिकतावाद जो एक विचारधारा है इसके बारे में क्या सही नहीं है? यह परंपरागत इतिहास की भर्त्सना नहीं करता, इसने भर्त्सना ही की है। दोस्तों जो परंपरागत इतिहास लिखा गया तो ये यहाँ गलत दिया गया। इसके इतिहास लेखन में कम जानने वालों को पूर्ण जानने की आवश्यकता शुरू हुई। इसका मुख्य सिद्धांत योगदान है प्रत्यक्षवाद पर सम्मुख आक्रमण है। इतिहास की कृतियों इनका प्रभाव सुस्पष्ट है, वह न केवल ऐतिहासिक ज्ञान तक ही पहुँचना, पुराने विषयों में नवजीवन डालता है, ये सही दिया गया इसके बारे में। तो ये यहाँ थोड़ी व्याख्या दी गई है। यह 1950 की वैश्विक दशा का उल्लेख करता है, इसमें आप पढ़ सकते हो इसकी डिटेल। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो ICT थी यानी कि IECTU, इसका अक्टूबर 1931-1920 में इसका प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय को चुना गया था। और इस संगठन की स्थापना बम्बई के अंदर MN जोशी, लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के द्वारा की गई थी और 31 अक्टूबर 1920 को यह इसका अधिवेशन संपन्न हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इन जो कथनों को देखना है। सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त किया, ये बिल्कुल सही बात है। वह हिंदुओं की सहायता प्राप्त न कर सका, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हिंदुओं ने इसका साथ दिया था, उसकी सेना के अंदर हिंदू थे, तो ये गलत दिया गया है। ए सही है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। इसकी आप डिटेल पढ़िए कि इसका जो युद्ध हुआ था प्लासी का 23 जून 1757 को हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी से मीर जाफ़र ने इसको धोखा दिया था, इस वजह से ये हार गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो हमने किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और डिसलाइक दोनों में से एक ज़रूर करना और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।